हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी क्षितिज के अंतर्गत काव्य खंड में चैप्टर नंबर 5, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखी गई दो कविताएं हैं। पहली कविता है उत्साह और दूसरी अट नहीं रही है। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में आज आपको दोनों कविताओं का भावार्थ बताएंगे और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। लेकिन इससे पहले कि हम आपको दोनों कविताओं का भावार्थ बताएं, आइए जान लेते हैं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय। तो बच्चों, आप जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय के बारे में? नहीं जानते, कोई बात नहीं। आइए यहाँ पर आप भी पढ़े हमारे साथ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ था, यानी कि 1899 में हुआ था। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में ही हुई थी। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। और बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है हमारे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, आप ध्यान दें यहाँ पर, उनकी काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदास चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार की भाव भी उनकी कविताओं में मिलता है। तो बच्चों, आइए थोड़ा जान लेते हैं इन कविताओं के बारे में कि इन कविताओं में निराला जी ने क्या कुछ कहा है। तो पहली कविता है, जैसे आपको मालूम है, पहली कविता है आपके पास उत्साह। आप ध्यान दें, पहली कविता है उत्साह। उत्साह एक आवाहन गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित, कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। फिर बात करते हैं, आइए अट नहीं रही दूसरी कविता की। तो यहाँ पर जो है अट नहीं रही है कविता फाल्गुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फाल्गुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फाल्गुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फाल्गुन की ही तरह सुंदर और ललित बना दिया है। तो बच्चों, ये था यहाँ पर त्रिपाठी जी का जीवन परिचय और उनकी कविताओं के बारे में हमने आपको जानकारी दी। उत्साह और अट नहीं रही है। इसके बाद आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं, एक नज़र उनकी कविताओं पे डालते हैं। यहाँ आप ध्यान दें, उनकी कविताएं आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहली कविता है उनकी उत्साह। इसका हम आपको भावार्थ बताएंगे। पहले कविता पढ़ लेते हैं, आप भी हमारे साथ पढ़ें और इसे अच्छे से याद भी करें। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले,
वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के, निदाग के सकल जन आए अज्ञात दिशा से। अनंत के घन तप्त धरा, जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो ये है यहाँ पर निराला जी की मनपसंद कविता बादल गरजो। घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। आपने पढ़ी यहाँ पर उत्साह कविता। इसके बाद आइए देखते हैं उनकी दूसरी कविता। यहाँ पर अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाठ पाठ शोभाश्री पट नहीं रही है। तो ये थी बच्चों यहाँ पर निराला जी की दूसरी कविता जो कि आपने पढ़ी। इसका नाम था अट नहीं रही है। इसके बाद बच्चों आप ध्यान दें, यहाँ से आप जो है विशेष ध्यान दें, क्योंकि हम आपको अब पाठ का भावार्थ बता रहे हैं, इन कविताओं का भावार्थ। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कविता से संबंधित यानी कि पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो बच्चों आप ध्यान दें, सबसे पहले हम आपको बताते हैं इन दोनों कविताओं का सारांश। तो यहाँ पर पहली कविता, जैसे कि आप जानते हैं, पहली कविता यहाँ पर उत्साह। तो आइए आप जो है उत्साह कविता का सारांश पहले जान लें। यह कविता निराला जी की सबसे पसंदीदा विषय बादल पर रचित है। यह कविता बादल के रूप में आए दो अलग तरह के बदलावों को दर्शन चाहती है। यानी कि यह कविता बादल के रूप में आए दो अलग तरह के बदलावों का दर्शन चाहती है। आप यहाँ पर ध्यान दें, इस कविता के माध्यम से निराला जी ने जीवन को एक अलग दिशा देने के रूप में प्रतीत करने को कहा है। एक तरफ जहाँ दुखी एवं पीड़ितों की प्यास बुझाने को बादल आया है, जिससे वे ऐसे निराश लोगों को जिन्होंने कुछ करने की एवं पाने की उम्मीद को छोड़ दिया है, उन्हें वापस से प्रेरित करना चाहते हैं कि उनके दुख खत्म होने वाले हैं एवं खुशहाल जीवन आने वाला है। दूसरी शिक्षा देते हुए उन्होंने यह कहा है कि जिस तरह बादल नए अंकुरित लेके आता है, उसी तरह हमें भी जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए एवं उससे आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। यह कविता सोती हुई क्रांति को फिर से जगाने के लिए लिखी गई है। तो बच्चों ये था पहली कविता यानी कि उत्साह का सारांश। इसके बाद हम आपको इसका भावार्थ भी बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसके बाद आइए देख लेते हैं दूसरी कविता अट नहीं रही है कविता का सारांश। तो बच्चों आप ध्यान दें, ये हमारे पास दूसरी कविता अट नहीं रही है और हम बता रहे हैं आपको उसका सारांश। आप चाहें तो इसका सारांश जो है अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं कि इस कविता में मुख्य बात क्या बताई गई है। तो उत्साह की तरह इस कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। उन्होंने होली के समय जो महीना होता है उसे फागुन कहा जाता है और उस महीने में होने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय मन में होने वाले बदलाव को बड़े ही सुंदरता से दिखलाया है। पूरी प्रकृति खिल सी जाती है, हवाएं मस्ती में बहने लगती हैं, फूल खिल उठते हैं एवं गगन में उड़ते पक्षी मन को मोह लेने वाले लगते हैं। और इस तरह प्रकृति को मस्ती में देखकर मनुष्य भी मस्ती में आ जाता है और फागुन के गीत होरी फाग इत्यादि गाने लगते हैं। और शायद बच्चों आप भी इसी तरह से जो है गाते होंगे। चलिए आगे इसके बाद जान लेते हैं पहली कविता यानी कि उत्साह का भावार्थ। तो बच्चों आप ध्यान दें, हमारे पास जो है आपकी बुक में पहली कविता है उत्साह। और कविता में क्या कहा गया है शायद आपको याद होगा। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धरो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन आए अज्ञात दिशा से। अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो।
तो आइए आप अपनी नोटबुक में इसका जो है भावार्थ लिखें और इसी प्रकार से आप इसे याद भी करें ताकि आपको परीक्षा के समय किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो भावार्थ इसका क्या होगा? प्रस्तुत पंक्तियों में जहाँ एक और कवि ने बारिश होने से पहले आकाश में जो बादल दिखाई देते हैं काले काले और वो जैसे गरजते एवं बिजली जैसे चमकती है उसका वर्णन किया है, वहीं दूसरी ओर उसे नया जीवन प्रदान करने वाला भी कहा है और यह हमारे अंदर साहस जगाने का काम भी करता है। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे कवि बादल से बरसने को कह रहा है। वो कह रहा है कि काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो। कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण करते हुए उसकी तुलना एक बच्चे से की है जो गोल मटोल सा होता है और जिसके सर पर घुंघराले और काले बाल होते हैं जो देखने में बहुत प्यारे और सुंदर लगते हैं। कवि को बादल ऐसे ही प्रतीत हो रहे हैं। आगे कवि बादल की गर्जन में क्रांति का संदेश सुनते हुए कहता है, हे बादल, तुम अपने बिजली के प्रकाश हमारे अंदर पुरुषार्थ भर दो और इस तरह एक नए जीवन का संचार करो, क्योंकि बादल में वर्षा की सहायता से नए जीवन को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। इसलिए कवि बादल को एक कवि की संज्ञा देते हुए उसे एक नई कविता की रचना करने को कहता है। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने जाना कि किस प्रकार से यहाँ पर कवि बादल से कह रहा है। कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए यह कल्पना कर रहा है कि वह हमारे अंदर सोए हुए पुरुषार्थ को फिर से जगाकर हमें एक नया जीवन प्रदान करेगा, हमें जीने की नई आशा प्रदान करेगा। कवि इन पंक्तियों में कहता है कि भीषण गर्मी के कारण दुनिया में सभी लोग तड़प रहे हैं एवं व्याकुल थे कि वे कहाँ जाएं कि इस तपती गर्मी से उन्हें राहत मिले, परंतु तभी किसी अज्ञान दिशा से घने काले बादल पूरे आकाश को ढक लेते हैं जिससे तपती धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती और फिर घनघोर वर्षा कर वे गर्मी से तड़पती धरती की प्यास बुझाकर उन्हें शीतल एवं शांत कर देती है और धरती के शीतल हो जाने पर सारे लोग भी भीषण गर्मी के प्रकोप से बच जाते हैं और उनका मन उत्साह से भर जाता है। तो ये सब जो है यहाँ पर जो है कवि ने कल्पना की है अपनी पहली कविता यानी कि उत्साह में। कुल मिलाकर इसका अर्थ यह है कि कवि हमें इससे यह सीख देने की कोशिश कर रहे हैं कि धरती के सूख जाने के उपरांत भी जब वर्षा होती है तो उसमें नए पौधे उगने लगते हैं। उसी तरह हमें भी किसी कठिन परिस्थिति से हार कर अपने अंदर के पुरुषार्थ एवं जीवन जीने की आशा को कभी मरने नहीं देना चाहिए। हमें उत्साह से जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद बच्चों आइए देख लेते हैं यहाँ पर दूसरी कविता निराला जी की अट नहीं रही है। तो यहाँ पर जो है निराला जी ने लिखा है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। तो इसका भावार्थ क्या होगा और आप किस प्रकार से अपनी नोटबुक में लिखेंगे, आप ध्यान दें भावार्थ किस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फागुन मास की सुंदरता का बहुत ही सुंदर बखान किया है। होली के वक्त जो मौसम होता है उसे फागुन कहते हैं, आप तो जानते हैं ना। और उस समय प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है और मस्ती से इठलाती है। फागुन के समय पेड़ पत्तों से भर जाते हैं, उनमें रंग बिरंगे सुगंधित फूल उगाते हैं और इसी कारण जब हवा चलती है तो उनमें फूल की महक के कारण मादकता आ जाती है। उसी कारण सारे लोगों में भी मस्ती छा जाती है और वह मस्ती इतनी है कि वह मन में रह नहीं पाती, बाहर निकलने लगती है। इसके बाद कवि कहता है कि घर घर में उगे हुए वृक्षों में रंग बिरंगे फूल खिले हुए और उनसे निकलने वाली खुशबू हवा में ऐसी बह रही है कि मानो फागुन सांस ले रहा हो और इस तरह वह पूरे वातावरण में मादकता भर देता है। और इस मादकता के कारण पक्षी आकाश में अपने पर फैलाए उड़ने लगते हैं और यह दृश्य और भी मस्ती से भरी हवाएं अपने अंदर भी हलचल पैदा कर देती है। यह दृश्य हमें इतना अच्छा लगता है कि हम अपनी आँख इससे हटा नहीं सकते, तभी तो कभी कहता है कि हट नहीं सकती और हमें भी मस्ती से गाने एवं पर्व मनाने का मन करने लगता है। तो बच्चों इस प्रकार से आगे कवि कहता है कि कवि के अनुसार
आप ध्यान दें, फागुन मास में प्रकृति इतनी सुंदर नजर आती है कि उस पर से नजर हटाने का मन नहीं करता। चारों तरफ वृक्षों में हरे पत्ते और लाल पत्ते दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच रंग बिरंगे फूल इस तरह प्रतीत हो रहे हैं जैसे मानो वृक्षों ने रंग बिरंगी माला पहन रखी हो, जिससे भीनी भीनी निकलने वाली खुशबू बहुत ही मादक लग रही है। कवि यहाँ प्रकृति में आए बदलाव से बहुत ही खुश जान पड़ता है। तो इस प्रकार बच्चों, आपने देखा यहाँ पर अट नहीं रही है कविता का भावार्थ। आप ध्यान दें, हम यहाँ पर इस वीडियो में पढ़ रहे हैं क्लास 10th हिंदी क्षितिज के अंतर्गत उत्साह और अट नहीं रही है कविता, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और आइए अब इसके बाद जान लेते हैं कविता और इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो बच्चों, आइए जान लेते हैं पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो आपके लिए पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? तो आपका उत्तर होगा, कवि ने बादल से फुहार डालने, रिमझिम करने या बरसने के लिए नहीं कहा, बल्कि गरजने के लिए कहा है ना कवि ने, बादल गरजो। क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। गरजना विद्रोह का प्रतीक है। कवि बादलों से पौरुष दिखाने की कामना करता है। कवि ने बादलों के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है। और आपका दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा, कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। बादलों में भीषण गति होती है, उसी से वह संसार के ताप हरता है। कवि ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और शक्ति चाहता है। बादल का गरजना लोगों के मन में परिवर्तन करने का उत्साह भर देता है, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। इसके बाद बच्चों, आइए देखते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो आपका उत्तर होगा, उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। नंबर 1, बादल जल बरसाने वाला शक्ति स्वरूप है। नंबर 2, दूसरा होगा बच्चों, बादल पीड़ित प्यासे जन और तप्त धरती को शीतलता प्रदान करता है। नंबर 3, बादल शोषितों के मन में उत्साह भर के परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद आइए चौथा प्रश्न यहाँ पर जान लेते हैं। चौथा प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनसे नाद सौंदर्य मौजूद है? छांटकर लिखें। तो आपका उत्तर होगा, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। और नंबर 2, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। और नंबर 3, विद्युत छवि उर में कविता की इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों, रचना और अभिव्यक्ति की बात करते हैं। तो जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। तो आप ध्यान दें, आप उत्तर अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी आप नई कविता के रूप में इसे लिख सकते हैं। आपका उत्तर होना चाहिए, दूर आसमानों में बादलों की छवि देख जगी मेरे मन में भी आस, प्यास के मारों को मिली राहत की सांस, यानी कि प्यास के मारों को मिली राहत की सांस, तड़पती बिरहणी की प्रेमी से मिलन की वजह खास, धरती को भी मिली तृप्ति की आस, मोर भी करने लगा प्रीतम को मिलने का प्रयास, किसान के आंखों में भी जगी एक चमक खास, देखो बादल लाया अपने साथ कितनी आस। और चाहें तो आप अपने हिसाब से बादलों की और जो है संबंधित ऐसी कोई कविता स्वयं से बनाकर भी लिख सकते हैं कुछ लाइनें। इसके बाद यहाँ पर जो है प्रश्न आपके लिए, छायावाद की एक खास विशेषता है कि अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। तो आपका उत्तर होगा, कविता के निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह
धारणा पुष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है। जैसे कि आभा फागुन की तन सट नहीं रही और कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। ये पंक्तियाँ फागुन और मानव मन दोनों के लिए प्रयुक्त हुई हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो आपका उत्तर क्या होगा? फागुन मतलब फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली है। फागुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है। उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों और हवाओं से प्रकट होता है, इसलिए आंखें फागुन की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हैं, जो चाहकर भी वहाँ से नहीं हटती। इसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो आप क्या उत्तर लिखेंगे? प्रस्तुत कविता अट नहीं रही है में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने फागुन के सर्वव्यापी सौंदर्य और मादक रूप के प्रभाव को दर्शाया है। फागुन का सौंदर्य असीम है, कवि ने उसे हर जगह छलकते हुए दिखाया है, जो घर घर में फैला हुआ है। यहाँ घर घर भर देते हो में फूलों की शोभा की ओर संकेत है, और मन में उठी खुशी की ओर भी। उड़ने को पर करना भी ऐसा सांकेतिक प्रयोग है जो पक्षियों की उड़ान पर लागू होता है, और मन की उमंग पर भी। सौंदर्य से आंख न हटा पाना भी उसके विस्तार की झलक देता है। फागुन में ऐसा क्यों? उसके बाद अगला प्रश्न है कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो आपकी ऋतुओं से भिन्न होता है? तो आपका उत्तर होगा, फागुन में सर्वत्र मादकता सुंदरता छाई रहती है। प्राकृतिक शोभा अपने पूर्ण यौवन पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्तों फल फूलों से लद जाते हैं। वह हवा जो है सुगंधित हो उठती है। आकाश साफ स्वच्छ होता है। पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं। बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न है। इसके बाद बच्चों आप ध्यान दें, पांचवा प्रश्न क्या है आपके लिए? इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताएं। तो उत्तर होगा आपका, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं प्रकृति चित्रण और प्राकृतिक उपादानों का मानवीकरण। उत्साह और अट नहीं रही है, दोनों ही कविताओं में प्राकृतिक उपादानों का चित्रण और मानवीकरण हुआ है। काव्य के दो पक्ष हुआ करते हैं, अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष। आप ध्यान दें, काव्य के दो पक्ष होते हैं, अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष, अर्थात भाव पक्ष और शिल्प पक्ष। इस दृष्टि से दोनों कविताएं सराहनीय हैं। छायावाद की अन्य विशेषताएं जैसे गेयता, प्रवाहमयता, अलंकार योजना और संगीतात्मकता आदि भी विद्यमान हैं। निराला जी की भाषा एक ओर जहाँ संस्कृतनिष्ठ सामासिक और अलंकारिक है, तो वहीं दूसरी ओर ठेठ ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग दर्शनीय है। अतुकांत शैली में रचित कविताओं में क्रांति का स्वर, मादकता एवं मोहकता भरी है। भाषा सरल, सहज, सुबोध और प्रभावमयी है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर रचना और अभिव्यक्ति की। तो होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप अपने हिसाब से भी इसे लिख सकते हैं, क्योंकि होली का माहौल आपने भी तो देखा है ना। लेकिन फिर भी हम आपको उत्तर बताते हैं कि होली का त्यौहार फागुन मास में आता है। इस समय चारों ओर मादक हवाएं चलती हैं। होली के समय चारों तरफ का वातावरण रंगों से भर जाता है। चारों ओर रंग ही रंग बिखरे होते हैं। प्रकृति भी उस समय रंगों से वंचित नहीं रह पाती है। प्रकृति के हरे भरे वृक्ष और रंग बिरंगे फूल होली के महत्व को और अधिक बढ़ा देते हैं। फूलों से युक्त वृक्ष चारों ओर मंद सुगंध बिखेर देते हैं। लोगों के मन उमंग और आनंद से भर जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर इसी प्रश्न के साथ आपके जो पाठ से संबंधित प्रश्न हैं समाप्त होते हैं। आप ध्यान दें, आज हम क्या पढ़ रहे थे? क्लास 10th हिंदी क्षितिज के अंतर्गत उत्साह और अट नहीं रही है कविता, जिसका हमने आपको कविता पढ़ के भी सुनाया और कविता का भावार्थ बताया और प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पर बताए। और इस कविता के जो कवि थे यानी कि लेखक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो उम्मीद है कि आपको ये कविता का भावार्थ, सारांश और प्रश्नों के उत्तर समझ आए होंगे। आप इसी प्रकार हर रोज़
नए नए पाठों के बारे में जानने के लिए और अपनी जो क्लास है आपके क्लास के सभी पाठों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी घर बैठे मिलती रहे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी करना ना भूलें ताकि सभी को इसका कुछ ना कुछ लाभ पहुंच सके। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।